जय हिंद। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 12 के जितने भी चैप्टर नंबर 1 के फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को मैं लेकर आया हूं। ये फॉर्मूले आपके लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यदि इन फॉर्मूले को आप देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल याद हो जाएगा और बहुत मजेदार क्लास होने वाली। बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आवेश की बात करते हैं। यहाँ आवेश है, आवेश जो कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से हमें मिला था ये, तो ये क्वांटम का सिद्धांत भी है। तो यहाँ आवेश यानी क्यू बराबर, इसको चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, क्यू बराबर यानी ई। तो यहाँ पास ई जो है ना बच्चा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर से उसके, यानी कोई भी इंटीजर नंबर से है, प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए कि जो ई का वैल्यू होता है यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है बच्चे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का कुछ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो मैं बता देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और जो प्रोटॉन का मास होता है द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इनको याद करना जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं जो आवेश है ना बच्चा, इस आवेश का वैल्यू कितना होता है, यानी ये आवेश 1 कूलम है, तो 1 कूलम का मान होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से हम 1 इलेक्ट्रॉन का मान भी निकाल सकते हैं बच्चे। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का मान यही आएगा। अगर इसको उठा करके इसमें 1 में डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मान यही आएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपका कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम को अपने दिल दिमाग खोपड़ी में बैठा के रखिएगा। ये कैसा है, कूलॉम क्या कहता है कि दो आवेश, कोई भी दो आवेश है, चाहे वहां पास गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम हो, चाहे यहाँ पास दो आवेशों के बिटवीन हो। तो गुरुत्वाकर्षण में दो द्रव्यमान होते हैं और यहाँ पास जो दो आवेश है, तो दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी सिंपल सी बात है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा बल का फॉर्मूला, यानी जो कूलॉम के नियम है। यहाँ पास ये जो बच्चा है ना 1/4πε0, इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू, यहाँ पास मैं कहीं पर लिख देता हूं, 9 इंटू 10⁹, यानी इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 का, ये मान होता है इसका, यानी कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पास ये माध्यम पे डिपेंड भी करता है कि माध्यम कैसा है, वायु है कि अन्य माध्यम है, वहां पास इसका चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पास आप देखिए एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं इसको। तो एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो वैल्यू होता है यानी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है बच्चे। फिर बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सभी जगह, यदि अब यहाँ तो हम दो आवेश ले रहे थे, यहाँ अगर 2 से अधिक आवेश हो जाए, बहुत सारे आवेश हो जाए, तो उसपे लगने वाले बल कौन से हो सकते हैं, तो अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आता है, ये संयुग्मन का सिद्धांत है। तो एफ यानी कहने का मतलब किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, मतलब बहुत सारे बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाला बल इतना होता है, F1 = F12 + F13। इस प्रकार से इनको ऐड करके n तक हम निकाल सकते हैं फोर्स को। अब यहाँ बात करते हैं ये जो वैल्यू है, यह इसी का परिमाण है बच्चा। परिमाण कैसे आए, इन सभी का स्क्वायर करके √ यहाँ करा देते हैं। देखिए, इसमें भी स्क्वायर करेंगे, इसमें स्क्वायर कर दें, और इसके बाद ये परिमाण हम निकाल सकते हैं। तो यह बराबर आ जाएगा √1 F1² + F2। किसी भी, मतलब आप देखिए जब वहां पास क्लास 11th में वहां पास हम पढ़ेंगे वेक्टर स्केलर, तो वहां पास आता है यहाँ पास यानी कि चतुर्भुज नियम आता है, सदिशों का चतुर्भुज नियम आता है, उसमें हम निकालते हैं परिमाण। तो परिमाण को ऐसे निकाल सकते हैं F1² F2² + 2F1 F2 cos थीटा। तो ये हमेशा परिमाण ऐसे निकालते हैं। इसके बाद बहुत जबरदस्त फॉर्मूला ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी भी चालक में अगर कोई आवेश है ना बह रहा है,
तो उसमें लगने वाला जो बल होते हैं ना, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। E बराबर F Q 0। अब यहाँ पास जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है ना, जिधर की ओर बहता है ना विद्युत क्षेत्र, जिधर की ओर चलता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है। तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? F इक्वल टू, यहाँ पास मैं लिख देता हूं, F इक्वल टू बच्चा Q0 E, ये होता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। यहाँ पास हम बल लगने वाला बल भी निकाल सकते हैं, इसको गुणा करके, या बराबर Q0 E आ गया। इसके बाद बच्चों यदि इसी विद्युत क्षेत्र में, यानी मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश रखा है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आ जाए, कोई एक बिंदु आवेश को ला के रख देते हैं उसके बीच, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या इफेक्ट आता है? तो वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ये होता है, और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक है विद्युत क्षेत्र का। तो ये 1/4πε0 को हम K भी कह सकते हैं, जो K का मान रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप्स के माध्यम और अन्य माध्यम पे, वायु या निर्वात हो या अन्य माध्यम, उस पर रिप्रेजेंट करता है। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसके बाद गाउस का प्रमेय बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बच्चा। आप ये देखिए, गाउस के प्रमेय में क्या कहता है कि किसी बंद फ्लक्स से निकालने वाला, किसी भी विद्युत क्षेत्र से या किसी भी फ्लक्स से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितने गुना होता है? 1/0 गुना होता है। तो यहाँ बच्चा φE ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, इसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स, और ये लीनियर इंटीग्रल होता है, यानी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को कहते हैं ईडीएस और इसका मान होता है Q/ε0, क्योंकि वहां उस फ्लक्स के अंदर क्या रखा होता है? आवेश रखा होता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर ये गोलाकार फ्लक्स का किसी भी आकार का ले सकते हैं। अब बात करें अगर किसी तार के अंदर, यानी कोई एक रैखिक तार है, उस पे विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? तो रैखिक आवेश के कारण Q0 का, रैखिक आवेश के कारण, एक लीनियर आवेश है, वो लीनियर आवेश कौन है? लैम्डा। लीनियर आवेश यही है लैम्डा, के कारण बल एवं विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल कितना हो सकता है? वही क्षेत्र से हमें कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग आते हैं। कूलॉम के नियम में देखिए Q1 Q2 है, तो यहाँ पास पहला आवेश कितना हो जाएगा? Q0, दूसरा आवेश कितना हो जाएगा? लैम्डा। और ये dl है ना, वो छोटा सा आवेश होता है ना, जो अवयव होता है, यानी जो तार के अंदर जो छोटा सा अवयव देते हैं उसकी बात करते हैं dl, और अपॉन स्क्वायर हो जाता है। ये किसके लिए होता है? जो तार होती है उसकी लेंथ होती है l। इसके बाद बात करते हैं उसके भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पास लीनियर इंटीग्रल है, यहाँ पास ये वही है, बस हो गए। यहाँ देखिए आपकी, यहाँ कूलॉम के नियम से है, या विद्युत, यहाँ बिंदु आवेश से जुड़ने वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ एक ही आवेश है, इसलिए क्या 1/4πε, यहाँ पास ये Q की जगह आ गया लैम्डा, और यहाँ पास dl आ जाएगा क्योंकि अवयव है, और यहाँ पास इंटीग्रल समाकलन लगा, इसलिए dl है। इसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पास रैखिक आवेश है, अगर रैखिक आवेश की जगह कोई एक पृष्ठ हो जाए बच्चा, क्या हो जाए? एक पृष्ठ हो जाए, यहाँ पास कोई एक पृष्ठ हो जाए, तो पृष्ठ में क्या होगा ना? पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा हो जाता है। वहां पास हम क्या करेंगे बच्चा? ये सिग्मा रख देते हैं, कुछ नहीं, जहां जहां L है ना, वहां क्या कर देते हैं? सिग्मा, और dl की जगह आ जाता है बच्चा, यहाँ पास ds आ जाता है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले में, इसी सूत्र में L की जगह सिग्मा रख देंगे और dl की जगह क्या रख देंगे? ds रख देंगे। तो हमारा आ जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व की, पृष्ठ आवेश के कारण Q0 पर F एवं E वेक्टर का। इसके बाद बात करते हैं इस रैखिक के जरिए, अगर मान लीजिए कोई आयतन है, या कोई आयतन है, यानी यहाँ पास कोई मान लीजिए कोई एक घन है, तो उसके कारण आयतन आवेश के कारण Q0 पर बल एवं विद्युत क्षेत्र, तो उसके जगह बच्चा पता है रो लिख देंगे। क्या होता है? यहाँ पास जो आयतन घनत्व होता है ना, वो रो होता है, और यहाँ पर dv आ जाएगा, dl की जगह आता है dv। तो आप ये दोनों वैल्यू निकाल करके, यहाँ पहले रैखिक है तो रैखिक को हटा करके आप पृष्ठ रखेंगे, तो ये आ जाएगा अपना, पृष्ठ के लिए दोनों आ जाएगा। इसके बाद आयतन निकालने के लिए आयतन, आप यहाँ पास आयतन लिखेंगे, तो आयतन आवेश के कारण Q0 पर बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो केवल कुछ नहीं करना, आपको इस लैम्डा की जगह, लैम्डा और dl की जगह, लैम्डा की जगह सिग्मा dl और ds रखना है, और जब हम आयतन निकालेंगे तो वहां आ जाएगा रो और dv आ जाएगा।
तो यहाँ पास बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है ये। इसके बाद बात करते हैं द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, रो इक्वल टू 2qa। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रोडाइपोल होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव ना माइनस से प्लस की ओर हमेशा चलता है, और वो जितना भी यानी कि कहने का मतलब जितना भी द्विध्रुव गुण होगा, यानी दोनों द्विध्रुव गुणों के बीच में क्या होता है, आवेश लगा होता है। तो 2:2qa उनके बीच की दूरी होती है आप, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव कैसे निकालेंगे। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव निकालने के लिए इसका 1/4πε0 2p/r3 न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये अच्छी के लिए हो बच्चा। अब अच्छी के बाद क्या होता है ना, हम अगर निरक्षी का भी निकालेंगे, चलिए देखते हैं निरक्षी के लिए। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे हमने अभी पढ़ रहा था निरक्षी स्थिति में, तो निरक्षी स्थिति अच्छी स्थिति का जो सूत्र मैंने बताया था, यहाँ पास 2p आ जाता है। और इसके बाद निरक्षी मतलब ऊपर एक्सियल टाइप में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। तो निरक्षी स्थिति में अगर कोई द्विध्रुव गुण, यदि कोई बिंदु P स्थित है, तो द्विध्रुव गुणों से बिंदु P की दूरी क्या निकाल, विद्युत क्षेत्र निकालना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो E बराबर आ गया हमारा, E बराबर 1/4πε0 1/p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद गास क्या, जो अभी मैंने सूत्र बताया था आपको, phi E = q/ε0, ये गास का होता है बच्चा। ये किसका होता है, गैस का। तो गैस का कुछ अनुप्रयोग है, कुछ एप्लीकेशंस है, उसमें अलग अलग फॉर्मूले भी हैं, क्योंकि वहां पास हम क्या लेते हैं, पृष्ठ ले रहे थे। वो कौन सा पृष्ठ, अगर मान लीजिए वह पृष्ठ क्या हो जाए, एक तार हो जाए, एक कैसा हो जाए, तार हो जाए, तो उस पर क्या हो जाएगा, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से आएगी। तो E बराबर λ/2πε0, यानी यहाँ पास क्या है, ये पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा। तो लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, 2πε0 r हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगला, अगर आ जाए यदि समतल चादर ले लें, तो समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी कोई एक आवेशित समतल चादर है, तो उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो E = आएगा बच्चा, ये क्या आएगा, E = उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 2 σ/ε0। यहाँ पास ये 2 सिग्मा क्या है, ये जो है चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसी कहते हैं चादर के का पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके बाद बात करें, दूसरी बात है कि अगर वो जो आवेश है कैसा है, अगर कोई आवेश ये गोली चालक है, कोई गोली चालक के बाहर रखा है, यहां पास ऐसे बात करते हैं, अगर कोई एक आवेश बच्चा गोली चालक के बाहर रखा है, इसके बीच की दूरी तो मान लीजिए r है। अगर मान लीजिए इसके बाहर कोई गोली चालक के बाहर आवेश रखे हैं, ऐसे रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके हम बाहर एक काल्पनिक क्या कर दिया जाए, काल्पनिक वृत्त खींच दिया बच्चा, क्या कर दिया जाए, काल्पनिक वृत्त खींच दिया जाए। तो यहाँ पास काल्पनिक वृत्त पर क्या रखा हुआ है, गोली खोल के बाहर है, यानी काल्पनिक वृत्त पर कोई बिंदु P रखा है, यहाँ पास एक बिंदु P, जहां से इसकी दूरी क्या ले सकते हैं, r ले सकते हैं, r हो गई। तो वही हम निकाल रहे थे अभी कि गोली खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, क्योंकि ये आवेश यहाँ आ जाएगा, बाहर से लेते हैं तो q/r² आ गया। इसके बाद बात करें, अगर पृष्ठ के ऊपर आ जाए, इसमें आ जाए, यदि बिंदु P कहाँ आ जाए, यहाँ पास आ जाए, यहाँ पास आ जाए बिंदु P और पीछे, तो इसकी तीव्रता कैपिटल R है, तो q/r² हो जाएगा। अगर तीसरी बात करें कि यदि बिंदु P इसके अंदर आ जाए, कहीं भी किसी इस गोले के अंदर अगर आ जाए, गोली खोल के अंदर आ जाए, तो आप दिमाग कंसेप्ट बैठा के रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र हमेशा किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, यानी कोई गोला हो चाहे कोई चालक, उसके अंदर उस अंदर की बात कर रहा हूं, वहां पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। बिना आप जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर कितनी है, इसका मतलब समझना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विद्युत क्षेत्र वहां 0 होता है, कोई क्षेत्र नहीं होता है, केवल विद्युत क्षेत्र उसके पृष्ठ पर होता है। ये दिमाग में आपका ढा के चलिएगा, इसीलिए इसको बार हम निकाल। तो क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी चैप्टर 1 के चैप्टर वाइज में कंप्लीट कराता जाऊंगा आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों को मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया। यह फॉर्मूला केवल आप याद करके जाइएगा, कॉन्सेप्ट बैठा चलिएगा,
बिल्कुल स्वयं टू स्वयं छप जाएंगे पेपर में। इस प्रकार से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं जैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।